हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिसेंटली सरकार के क्या प्रयास रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हम इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कशन कर चुके हैं कि सरकार जनरली प्रयास करती है फिजिकल पॉलिसी वगैरह के टर्म्स में, लेकिन वो तो एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। अगर हमसे इंटरव्यू में या फिर मेंस में पूछा जाए रिसेंटली सरकार ने पॉलिसी टर्म्स में ऐसी सच में फिजिकल पॉलिसी कौन कौन सी अपनाई है, उसके नेम क्या है, क्या प्रयास रहा है सरकार का रिसेंट ईयर्स के अंदर, इन्फ्लेशन जो बढ़ी है उसके ट्रेंड्स जो देखने को मिले हैं, सरकार का प्रयास क्या रहा है उसको देखते हुए। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन कभी भी आता है ना, ये क्वेश्चन कभी भी आता है, इस क्वेश्चन को तो देखो तब लिख पाएगा कोई भी। अगर ये आया कि सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिसेंट एफर्ट्स कौन कौन से मारे हैं, ठीक है, इसमें पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से एड्रेस कर भी आना, कोई भी कराना, आपको फिर भी 40% 30% से ज्यादा नंबर मिलेंगे ही नहीं। क्यों? यूपीएससी का एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये चीज चेक करेगा कि ये कितना बेवकूफ लड़का या बेवकूफ लड़की है। इससे हमने पूछा कि क्या एफर्ट्स रहे हैं सरकार के रिसेंट ईयर्स में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कि इन्फ्लेशन जो है उसके लिए, उसको कंट्रोल करने, इन्फ्लेशन ये होती है, ठीक है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में ये प्रयास करे गए हैं, और मैक्सिमम इन्फ्लेशन की जो दरें हैं वो इतनी तय कर रखी हैं आरबीआई वगैरह ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेजर से। बहुत अच्छा आंसर है ना ये वाला, तो हमारे हिसाब से 20-30% से ज़्यादा नंबर मिलेंगे ही नहीं। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल से मान लो 5 नंबर मिल जाए, वो भी बहुत है, इनफ मानो, उतने भी नहीं मिलने। क्यों? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस में आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली क्यों आंसर कर रहे हो। इन्फ्लेशन को रिसेंटली कंट्रोल करने के लिए अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये तो बता दो कि इन्फ्लेशन है, रही है कि नहीं रही है। आपको ट्रेंड पता है कि इन्फ्लेशन की रही है कि नहीं रही है। हमने पूछा और आप मान कर आप आंसर करना स्टार्ट कर दिया आपने। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रेंड बॉक्स बनाकर आना पड़ता है, और यहां काम आता है इकोनॉमिक सर्वे, जो भी लेटेस्ट होगा आपका। ये बॉक्स हर साल इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिलेगा, हम पढ़ेंगे आराम से, कोई बात नहीं। अभी के लिए इतना पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा पैरामीटर चेंज नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप तो अभी पढ़ रहे हो, अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम बहुत पुराना एडिशन देख रहे हैं इस बुक का या वो देख रहे हैं। अब तो जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने आएगा बस वो कुछ ही दिन दूर है हमसे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब ऐसा नहीं कि ऐसा आप हर जगह सोचो, मतलब ऐसी जगह पे ही आपकी हेल्प करने के लिए मैं बैठा हूँ, डोंट वरी। मैं बहुत एनालिसिस करने के बाद आपके पास लेक्चर लेकर आता हूँ, हर एक एंगल से सोचने के बाद। ये वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप आंसर लिखोगे ना, ये स्टेप्स आपने लिख दिए पूरे के पूरे, अरे मेरे तो 6 स्टेप्स वहाँ पर दे रखे थे, टाइम पे मेरे 8 मिनट के अंदर पूरे कंप्लीट हो गए। आप भले इनमें से 3 स्टेप्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको नंबर, और पूरे के पूरे 6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबर फिर भी सेम मिलेंगे। 2.5-3 से नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाला। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर मिलेगा, भूल जाओ, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। हर क्वेश्चन का, हर सब्जेक्ट का एक अलग फ्लेवर है, हर क्वेश्चन की एक अलग डिमांड होती है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस में ये आपका मैं एक पहली एक्सरसाइज करवा रहा हूं, जो मैंने आपको बताई कि आपको ना ट्रेंड पता होना चाहिए पहले तो। वो अगर इन्फ्लेशन पूछ रहे हैं तो भैया इन्फ्लेशन होगी तभी तो पूछ रहे हैं ना, तो बता तो दो कि कितनी इन्फ्लेशन रही है, क्या ट्रेंड रहा है पिछले 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 2 डिकेड से, क्या ट्रेंड है, और कहाँ से लेकर आओगे वो ट्रेंड बॉक्स? इकोनॉमिक सर्वे, जो गिवन हो रट्टा मार के कॉपी पेस्ट कर कर आना उसको, बस। तो देखते हैं डब्ल्यू के हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे को अगर हम लोग देखें 17-18 से लेकर 21-22 तक 3% रही इन्फ्लेशन। मैं क्या करता हूं, ट्रेंड बॉक्स के साथ साथ मैं कभी कभार ग्राफ बनाने की कोशिश भी करता हूं। 3% रही, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मैं यहां से लेकर आ रहा हूं, देखो मैं पहले डब्ल्यू को दिखा रहा हूं मैं पहले, और नीचे मैं उसका ट्रेंड बनाते चलूंगा। इन्फ्लेशन रही 3%, 4.3% तक गई इस वाले टाइम पर, 1.7% पर आ जाती है यहां पर, जीरो हो जाती है 2020-21 में, 21-22 में 12.5%। मैंने तो बॉक्स के नीचे नीचे बनाया, मतलब इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये इसलिए आपको मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है।
अगर हम इसको प्रॉपर बहुत अच्छे से बनाएं तो ये कुछ ऐसी शेप दे रहा है मेरा काइंड ऑफ, ये ऐसे बड़ा, ऐसे, ऐसे, और फिर ये ऐसे, WPI के बेसिस पे। लेकिन WPI को तो देखना ही नहीं है, बेकार है, जब सरकार ही नहीं देख रही हम काय को देखें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आगे तो पता तो होना ही चाहिए। CPI कंबाइंड के बेसिस पर देखते हैं, यहां बनाते हैं 3.6%, 3.4%, 4.8%, 6.6%, 5.2%। ये कुछ ऐसी शेप दे रहा है। और बीच में ये वाला पॉइंट है, मतलब ये 17 साल 2018, 19, 20 और 21, 22, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये तो ग्राफ मैं बना के आता हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दूसरों से नंबर और ज़्यादा अच्छे मिल जाए मुझे, तो बस इस वजह से, ठीक है। और वर्क होता है, ये चीज़ें वर्क होती है, सच में नंबर आते हैं, इससे नंबर आते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आंकड़े हैं, जो भी अब आंकड़ा लेटेस्ट आएगा हम देख लेंगे। अब हमें ये रिसेंट देखनी है कि इसके बाद क्या है, जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा हम बस एक टेबल बनाकर और लिख लेंगे, तो हमारे पास ग्राफ और बेटर बन जाएगा, एक टेबल और बन जाएगी आगे। अब देख लेते हैं, अब हमारे पास ट्रेंड है, इसका मतलब भाई इन्फ्लेशन रही है। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये मैं बना कर आता हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता है तो। मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ करके नहीं आता, क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे सब कुछ आता था, फिर फायदा क्या उस चीज़ का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन के स्टेप्स क्या लिए। तो ईशा समझ गए कि देखो इन्फ्लेशन रही है, इसका मतलब है ना। और ये जो लेटेस्ट आंकड़े आप कहोगे ये सर 12.5% और 5.2% ये पहुंच गई, मतलब हालांकि ये CPI के टाइम्स में तो कम हुई है, लेकिन WPI में अगर आप देखो तो 0 से 12.5% पहुंच गई, मतलब वो ऊपर, तो इसने 12.5% का जंप ले लिया। CPI की चलो बात कर ले, थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन जो है एक स्टेबल रेट पर मेंटेन नहीं रही है, बड़ी है, बड़ी है। तो ये चीज हमें क्या दिखाता है, लो आंसर मिल गया यहीं पर। कोविड टाइम्स पर क्या 6% का जो चीज है वो ब्रीच हुई है क्या? हो गई ना ब्रीच, ये लो। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इंकरेज करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो कि जो लोग कालाबाजारी करते हैं या जमाखोरी करते हैं एसेंशियल गुड्स की, उनको आप पनिश करो, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लो। और आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, इन दो एक्ट को अच्छे से एनफोर्स करो, ताकि कमोडिटीज जो हैं उनकी किसी भी तरीके से सप्लाई की किल्लत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एस ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करो, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शनल और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर्स के लिए वो कम हो, ताकि गुड्स वो लोग बनाने के लिए उनको लागत ज़्यादा ना आए, तो वो इनकरेज हो प्रोड्यूसर्स वगैरह अच्छे गुड्स बनाने के लिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह मतलब क्या होता है, आराम से, मतलब कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस ना लगाना, कोई ड्यूटी ना लगाना, बॉर्डर टू बॉर्डर जो है टैक्स वगैरह हाईवे पे ज़्यादा ना काटना अगर सामानों का ट्रक जा रहा है तो। ये होता है लॉजिस्टिक्स। आप जानते हो ना लॉजिस्टिक्स हम क्या कहते हैं शानी? ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है गुड की प्लेस ए से प्लेस बी तक और ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाती है, ईजी हो जाती है, फास्ट हो जाती है ना, विदाउट हर्डल्स, विदाउट बैरियर्स, राइट। उसके बाद GST को इंट्रोड्यूस करा गया था सरकार के द्वारा साल 2017 में, कि बहुत सारे टैक्सेस जो अलग अलग प्लेसेस पर लगते थे कमोडिटीज पर वो रिड्यूस हुए, लेकिन
इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इसकी रिपोर्ट से ये कहती है कुछ भी सामान सस्ता हुआ है कि किसी के लिए बताना जरा, कुछ सामान सस्ता दिखता है तुम लोगों को? उसके बाद पैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टेन कमोडिटीज टू बूस्ट सप्लाई इन द डोमेस्टिक मार्केट, ताकि वो बाहर ना निकले। इन सर्टेन कमोडिटीज के सप्लाई को मतलब क्या कहते हैं, जो एक्सपोर्ट होता था इनका, उसको बैन कर दिया गया है ताकि डोमेस्टिक मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहे। एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास करे हैं, ठीक है। टू इंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्राइस राइज थ्रू द यूज ऑफ बफर स्टॉक, मैंने बोला ना मेंटेन करना, गुड्स वगैरह जो है वो अवेलेबल रहें। तो इसके लिए सरकार ने क्या करा है, बफर स्टॉक वगैरह को क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट परचेज पल्सेस फ्रॉम फार्मर्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे वो खरीदी गई। और जाहिर सी बात है उनको खरीदी गई तो उनकी हेल्प कैसे दी गई होगी, उनको पल्सेस कैसे रेट पे, कैसे इनको क्या कहते हैं प्रोत्साहित करा गया, आप पल्सेस उगाओ और हमें बेचो एमएसपी देके। अगर गन्ना होता तो क्या देते, शुगर केन होता तो एफआरपी, फियर एंड, वेरी गुड। जो टारगेट है पल्सेस बफर के वो है 23 LMT एंड अनियन के 2.08 LMT, इसको क्रिएट करा गया इन 2021 टू 22 बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये LMT क्या होता है, यहां पर देख लीजिए, लैक मेट्रिक टन, ठीक है, लैक मेट्रिक टन। ये आपको याद रखना है, पल्सेस का और अनियन का, इंपॉर्टेंट है ये, स्टेट पीएससीज में आ सकता है। उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स लिए गए हैं डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी जो है हमारे देश में दालों वगैरह की कमी ना हो उसको बढ़ावा देने के लिए, लाइक फ्री इंपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल सेस वगैरह, कुल मिलाकर पैसे वगैरह जो इधर उधर किसानों वगैरह के लगते हैं, ठीक है, और फिर वो इधर उधर बेचने के लिए परेशान ना हो, आराम से सरकार उसको खरीद ले, इजी ट्रांजेक्शन हो इन सब चीज़ों का। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कॉस्ट ये सब रिड्यूस करी गई है। गवर्नमेंट ने स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स भी इंपोज करी हैं वेरियस कमोडिटीज के ऊपर, लाइक एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, ठीक है। फॉर पेरिशेबल एसेंशियल कमोडिटीज, पेरिशेबल क्या होते हैं, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स कौन से होते हैं, जो खराब हो जाते हैं, हाँ, मतलब कीड़े फंगस वगैरह ये सब लग जाएगा उस पर, यही कह सकते हैं हम। गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था साल 2018 में, ये मुझे अच्छे से याद है, उस साल के बजट और इकोनॉमिक सर्वे में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी इस ऑपरेशन की। इसको टॉप कहते थे, ठीक है, पॉट कहते थे या टॉप कहते थे, ऐसे ही अलग अलग नाम देते हैं अलग अलग करंट अफेयर वगैरह। इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन इसको कर रहा था एज टॉप। ऑपरेशन ग्रीन्स यूज करा गया था इसके लिए टर्म, टोमेटो अनियन पोटैटो, ठीक है। फॉर पेरिशेबल एसेंशियल कमोडिटीज गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन ग्रीन, जिसको एक्सपेंड करके इसमें टॉप टोमेटो अनियन पोटैटो लाया गया, टोटल 41 पेरिशेबल आइटम्स की लिस्ट बनाई गई, ठीक है। इसके अलावा किसान रेल स्टार्ट करी गई ताकि जो पेरिशेबल आइटम्स है उनकी स्पीडी मूवमेंट हो सके। अब ये क्यों, डेफिशिएंट रीजन्स के अंदर, ताकि खराब ना हो, खराब होने से बढ़िया है कि बिककर किसी और राज्य चले जाएं और वहां पर सप्लाई की पूर्ति हो जाए, राइट, डज इट मेक सेंस, ठीक है। तो ये कनेक्टेड पॉइंट है। हमने ट्रेंड तो देख लिया, अब इस ट्रेंड की एनालिसिस क्या कहती है। सिंस जून 2019 ईयर बाय ईयर इन्फ्लेशन जो रेट है बेस्ड ऑन WPI और CPI कंबाइंड, वो डाइवर्ज हो रखे हैं 2019 से ही। देखो फर्क, देखो इतना इतना फर्क होता है क्या, बताओ जरा। और WPI आपको रिटेल इन्फ्लेशन से, CPI से कम ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर 1.7, 0 एंड 12.5। यहाँ पर तो चलो इसको छोड़ ही दो, लेकिन यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा है, इवन 17-18 में भी आपको कम देखने को मिल रहा है।
until February 2021. But this year, the retail inflation has gone below the wholesale inflation by around 7% points in December 2021. ये 7% किसकी बात हो रही है? इनको माइनस करके WPI इन्फ्लेशन जो है इट वॉज शोइंग अ राइजिंग ट्रेंड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 2016-17, 17-18 एंड 2019. यहां पर देखो, इसको मिटाते हैं एक बारी, एक मिनट आराम से समझाता हूँ ये वाली एनालिसिस. इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की काम आएगी, लेकिन फिर भी WPI की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ ध्यान रखना. राइजिंग ट्रेंड यहाँ पर शो हो रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17. ठीक है, यहाँ गिवन नहीं है. 17-18 का गिवन है और 18-19 का. हाउएवर इट फेल इन 2019 to 18 एंड 2020 to 2021. देखो 3%, 4.3%, उसके बाद 1.7%, फिर 0% और फिर एकदम से बूम कर गया 12.5%. ठीक है, ड्यू टू लो बेस इन द प्रीवियस ईयर, पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, शार्प इंक्रीज इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और दूसरे इंपोर्टेड इनपुट्स और हाई फ्रीट कॉस्ट की वजह से. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीट कॉस्ट? क्या होता है फ्रीट या फ्रीट ट्रांसपोर्टेशन? ये भी बेसिकली लॉजिस्टिक्स ही होता है ना. और यहां पर जनरली हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है एयरवेज एंड वाटरवेज ग्लोबली, है ना, वाटरवेज. और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वगैरह हो तो इंटरनेशनल हाईवेज वगैरह भी कवर होते हैं यहाँ पर, और इंटरनेशनल रेलवेज वगैरह भी. अब बात करें अगर सीपीआई कंबाइंड की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर इट मॉडरेटेड टू 5.2% 2021-22 में. 6.6 से 5.2 पर आ गई, मॉडरेट हो गई. ठीक है, कम हो गई. यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ इतनी पहुँच गई. ठीक है, उसके बाद है इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड 2020 to 2021 ज़्यादा थी. इट रिमेन्ड रेंज बाउंड एट फूड प्राइसेस जो थे इट एज कंसिडरेबली ड्यू टू द सप्लाई मैनेजमेंट रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट. यानी कि वो रेंज बाउंड रही. रेंज बाउंड का मतलब है ज़्यादा नहीं बढ़ी, ठीक ठाक चली. फूड प्राइसेस को सरकार ने अच्छे से मैनेज कर लिया था. रेंज बाउंड का मतलब ये होता है साइडवेज रही वो. आपको याद नहीं करनी है 4 पॉइंट, घबराना मत कि यार ये 4 पॉइंट की एनालिसिस क्या कर. लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, वो तो मैं बस आपको टेबल रीड करने का एक मतलब बता रहा हूँ. बस ये टेबल पूरा का पूरा लर्न कर लेना. रीसेंट जो भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें ऐड कर देना. एनालिसिस कैसे करनी होती है बस यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए हम एक बार इसको पढ़ रहे हैं. किसी काम की नहीं है अभी, हमारे किसी भी काम की नहीं है पॉइंट से. कहीं लर्न करने बैठ जाओ, इनको एक बार बस अच्छे से देख लेना, पता होना चाहिए. क्योंकि मैं जनरली क्या है कि एक बार इनको लर्न करके इसलिए बैठने की कोशिश करता हूँ कि जो भी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आएगा तो ज़्यादा डेविएशन होगी नहीं, तो बस मुझे आंकड़ों को चेंज करना है. ठीक है, और पहली बात है कि एनालिसिस अपनी खुद बनानी चाहिए. अगर आपको ऊपर ये दिख रहा है तो आप अपनी एनालिसिस टेबल से बना लो. जरूरी थोड़ी है जिन्होंने जो लिख रखा है, इन्होंने भी तो इकोनॉमिक सर्वे का कॉपी पेस्ट कर रखा है, और इकोनॉमिक सर्वे तो हम भी पढ़ेंगे. आधी बुक तो वैसे ही छप जाती है इकोनॉमी की, आधा बजट से टेप लो, आधा इकोनॉमिक सर्वे से टेप लो, अपनी खुद की फिर एनालिसिस देकर इजी सी लैंग्वेज बना दो. आधी इकोनॉमिक की बुक्स तो वैसे भी कोई लिख ली यूपीएससी की. स्टैटिक के कंसेप्ट सीबी सचदेवा से उठा लो, एनसीईआरटी से उठा लो, गूगल से उठा लो. It remained range bound as food prices eased considerably due to the supply management response of the government. CPI inflation has remained with the target of 4%. जैसा कि सरकार और आरबीआई ने एग्री करा था अप्रैल 2021 में कि ये चीज़ हमारे अगले 5 साल तक चलेगी. ठीक है, लेकिन मैं तो ये सच नहीं मानता. 0.6 को भी क्या इग्नोर करा जा सकता है? अब वो कह लो कि हाँ कोविड की महामारी थी, बहुत जल्दी थोड़े टाइम के लिए गया था. हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, दिस वॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. कंट्रोल में आ गई थी, मतलब ये वाली चीज़, ये चीज़ कंट्रोल में आ गई थी आराम से. लेकिन फिर भी इग्नोर तो नहीं करा जा सकता, ब्रीज तो हो ही गया एक बार के लिए. तो हमने चैप्टर को पूरे की पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर लिया.
एंड में कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, ठीक है। और इससे 2021 में ही ये क्वेश्चन आया था, 20 में आया था, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस 2019 में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे, डू यू एग्री विद द व्यू स्टडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप, ठीक है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यू नीड वेरी गुड एनालिसिस पॉइंट फॉर दिस। इसने क्या कहीं से भी इंडियन इकोनॉमी को अच्छी शेप में छोड़ा है कि इन्फ्लेशन रेट देखो, हम एग्री करते हैं कि कुल मिलाकर कम रहे हैं, इसलिए हमें आंकड़े चाहिए लेकिन लिखने के लिए, और स्टडी जीडीपी ग्रोथ हमारी अच्छी खासी रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, यू नीड एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम प्लस इन्फ्लेशन चैप्टर्स। पहले तो आंकड़े पेश करोगे, फिर बताना ये नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पे चर्चा करने लग जाओ, पता चला। बताना ये है क्या इन्होंने इकोनॉमी को अच्छी शेप में छोड़ा है, कुछ इकोनॉमी में हमारे अच्छा है इनकी इन दोनों चीज़ों की वजह से कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कम रही है। इज इट अ गुड साइन? अगर है तो क्या क्या, बुरा है तो क्या क्या, हमें रीजंस देने इसके लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं, एनालिसिस हमें स्टैटिक का चाहिए है, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े डेटेज जो हमें पेश करने पड़ेंगे उसके लिए हमारे इकोनॉमिक सर्वे मदद करेगा, क्योंकि वो हमें ट्रेंड्स बताता है इकोनॉमिक सर्वे कि पिछले एक डिकेड में क्या हुआ, 20 सालों के अंदर क्या हुआ, 5 साल के अंदर क्या हुआ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या हुआ, वो चीज़ वहाँ से पता लगती है। तो अभी अगर ये टफ फिर भी लग रहा है, डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन में दोबारा वापस आएंगे मीन्स ओरिएंटेड के। आपको अभी लग रहा होगा एक्सट्रीमली एनालिटिकल क्वेश्चन है यार, इसमें तो हम शायद से इंट्रोडक्शन भी नहीं बना पाएंगे। कोई बात नहीं, एक बार इकोनॉमिक सर्वे आप एक बार का पढ़ो, क्योंकि लाइफ टाइम में आपने कभी पूरा इकोनॉमिक सर्वे कुछ पढ़ा नहीं है ऐसा। एक बार आप उसके एनालिसिस को लेकर पूरी अपनी बुक एक बार स्टैटिक पोर्शन की कंप्लीट करो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यू नीड वेरी थॉरो एनालिसिस एंड रिवीजन आस्पेक्ट फॉर दिस। प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो ईजी हैं, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट? कोई डाउट? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।